मत छोड़ कोशिश करना तू, क्या हुआ एक दफा जो तू हार गया। मत छोड़ कोशिश करना तू, एक दफा अगर तू हार गया तो क्या हुआ। एक नहीं 100 मौके खो देगा अगर खुद से निराश तू हो गया। नाम तेरा भी चमकेगा ध्रुव तारा सा, नाम तेरा भी चमकेगा ध्रुव तारा सा अगर हर चुनौती तू पार कर गया। मत छोड़ कोशिश करना, क्या हुआ एक बार हार गया तो क्या हुआ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं वर्षा शुक्ला, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक है मेरा स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में है। हर किसी के अपने अलग स्ट्रगल हैं, हर किसी की अपनी लाइफ की जर्नी है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग नहीं सकते हो। चुनौतियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हो तो आप ग्रो भी करते हो और आप ग्लो भी करते हो। अगर आप उन चुनौतियों से डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, उनसे भागने लगते हो, तो आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस नहीं रहता। सो एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड रूल द वर्ल्ड। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने डिक्शनरी बेच कर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जिनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं रही है, बहुत टफ रही है। और आप समझ सकते हैं कि उनका ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स का है और उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से अपना मास्टर्स किया है। सो डेफिनेटली पैसा जो था वो कैसे उन्होंने कमाया होगा, कैसे उन्होंने फ़ीस भरी होगी, ये आप समझ सकते हैं जब मैं आपको बता रही हूँ कि डिक्शनरी बेच कर उन्होंने अपना खर्चा निकाला। उनको बहुत सारी कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया था ये कहकर कि ही इज़ अनफिट एज ट्रेनर। और अगर हम आज की बात करें तो उनको एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड मिल चुका है एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स के ज़रिए उनको गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो जिनसे मैं तो बहुत इन्फ्लुएंस होती हूँ, पर मेरे साथ साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनकी बात को सुनते हैं, अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हम उनकी बात सुनते हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, हम बैठे बैठे ये तो बोलते हैं कि बहुत हाइट्स पे वो पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, पर कैसे किया है आज हम उसकी बात करेंगे और आज हम उनकी लाइफ से प्रेरणा लेंगे, उनकी बातों से नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। जब मैं विवेक बिंद्रा सर के बारे में पढ़ रही थी, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, और जब लास्ट में मैंने इवैल्यूएट किया वो ये किया कि सोचिए कि जो इंसान फुटपाथ पे डिक्शनरी बेचता था आज वो कहाँ पर है। और मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही थी एंड आई होप कि मेरी इस स्टोरी को नरेट जो मैं करने वाली हूँ, इसको आप उनके बारे में जब चीज़ें जानेंगे तो आपको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा इससे। सो here I go। सो विवेक बिंद्रा जी का बर्थ हुआ लखनऊ में। ही वॉज बॉर्न इन लखनऊ। यस, यूपी से हैं वो। एंड जब वो 2.5 साल के थे तो उनके फादर गुज़र गए, उनके फादर की डेथ हो गई। और कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि उनकी मदर के साथ भी वो नहीं रह पाए। उनकी मदर की दूसरी शादी हो गई थी एंड एक बच्चे के लिए जो 2.5 साल का है, जिसको इतना समझ तो होता है कि माता पिता कौन हैं, और जब दोनों ही पास में नहीं रहे तो क्या लाइफ होगी उसकी, ये सोच के भी डर लगता है। और उन्होंने ये सब चीज़ें सोची हैं, ये सब चीज़ों से वो गुज़रे हैं। सो लाइफ तो उनकी बचपन से ही काफ़ी मुश्किल रही। उन्होंने काफ़ी वक्त अपने चाचा जी के पास बिताया और काफ़ी समय उन्होंने अपने दादाजी के साथ भी बिताया है।
जब वो स्कूल टाइम पे थे तो उनको स्पोर्ट्स में ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड एंड वो बाउंस बैक, वो अपनी हर वीडियो में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड जब भी वो कभी हारा हुआ मैच जीत जाते थे तो वो अपनी लाइफ से रिलेट करते थे। वो गिरते थे, उठते थे, और उठ के सिर्फ खड़े नहीं होते थे, फिर वो भागते थे, और आज कहाँ पहुँच गए ये हम सब देख रहे हैं। जब वो अपनी स्कूल लाइफ में थे, स्कूल चेंज करते करते अपने एथलीट में वो नेशनल रनर रहे हैं एंड काफ़ी इंक्लिनेशन था उनका स्पोर्ट्स के प्रति। बचपन में ज़्यादा सबके पेरेंट्स उनके साथ बच्चों को खेलने के लिए अलाउड भी नहीं करते थे, सबके अपने अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं। सो इट वॉज़न्ट ईजी फॉर हिम टू सर्वाइव लाइक दिस, एंड इट्स रियली चैलेंजिंग व्हेन यू आर अ चाइल्ड। आपको बचपन में ही जब ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। उसके बाद जैसे तैसे उनका स्कूलिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए दिल्ली चले गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने सेंट ज़ेवियर्स से अपना ग्रेजुएशन किया है एंड इट वाज़न्ट ईजी अगेन। उन्होंने फुटपाथ पर डिक्शनरियाँ, जो ऑक्सफोर्ड की मोटी मोटी डिक्शनरियाँ हम बचपन में यूज़ करते थे और बहुत सारे लोग अभी भी यूज़ करते होंगे, उन्होंने वो बेचकर अपना खर्चा निकाला पढ़ाई का और पढ़ाई कंप्लीट की। और जैसे ही उनकी ये सेंट ज़ेवियर से पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA किया। अब अगेन इट वाज नॉट इजी। जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में ही थे तो उन्होंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था। बचपन से ही 11th-12th में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ही वॉज़ अ एवरेज स्टूडेंट। ओके, लेकिन उनके कॉलेज में, उनके स्कूल्स में जब वो 11th-12th में थे तो BST बिज़नेस स्टडीज़ में ही वॉज़ एक्सपर्ट, उन्होंने टॉप किया था उन्होंने। बिज़नेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट अदर सब्जेक्ट्स में ही वॉज़ ओके। तो जब किसी का दिमाग इतना तेज़ होता है और किसी को बिज़नेस में इतना इंटरेस्ट होता है तो कुछ ना कुछ बचपन से ही रहता है। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ओनली उन्होंने क्या किया, अपना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर उनको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो एक ही हैं, कितने ट्यूशन पढ़ा लेंगे। उनका जो स्केल है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो उसको लिमिटेड नहीं रखने के लिए व्हाट ही डिड कि उन्होंने एक पर्चा बंटवाया, पर्चे में छपवाया अपना इश्तिहार कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं एंड एवरीथिंग, एंड वो सब कॉलोनी में खुद ही बांटा है। अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा वो मानते हैं। अगर वो एक रूम लेते ऑफिस का और उसको अच्छे से रखते हैं एंड एवरीथिंग तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता। अब बिज़नेस वाले आदमी हैं, ऐसे थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान पहले से ही था। व्हाट ही डिड कि उन्होंने एक लड़का रखा एंड उन्होंने और टीचर्स को हायर किया स्केल अप करने के लिए, और काफ़ी अच्छा उनका ये चला, उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ और उनकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प भी हुआ इसके थ्रू। तो उन्होंने क्या किया कि वो एड्स लेकर आता था लड़का, यहाँ से जो ट्यूशन पढ़ाने जाता था उससे भी कमीशन मिलता था और जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते थे उनसे भी कमीशन मिलता था, तो खर्चा ठीक ठाक चलता था। ऐसे उनका पढ़ाई के दौरान ये सब उनका चलता रहा। उनका ट्यूशन का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी उन्होंने ग्रो किया। एंड मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने ट्यूशन का काम स्टार्ट किया था ही वॉज जस्ट 16 और 17 एंड काफ़ी बढ़िया उनको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा था। फिर पर ज़रूरत बहुत की थी, क्योंकि जब उनका MBA कंप्लीट हुआ तो उनका दूसरा जो सेकेंड सेशन था वो उनको यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिज़नेस में उनका एडमिशन हो गया था, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और अधूरी रह गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। एक्चुअली डबल डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज़ पहली चीज़ कि लोगों को ईज़िली वहाँ पर एडमिशन मिलता ही नहीं है और उनको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उनको भारी फ़ीस को भुगतान करने के लिए एक लोन की ज़रूरत थी, बड़े लोन की ज़रूरत थी। एंड ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई गारंटर, ही वॉज़ ऑल अलोन।
तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई इस चीज़ से, क्योंकि ये उनका एक, आप कह सकते हो कि उनका ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पाया। और वो ये तकलीफ़ सिर्फ अकेले की नहीं, उनके जैसे बहुत सारे लोगों की वो फील कर रहे थे। और इसी अपनी तकलीफ़ को, इसी अपनी स्ट्रगल को उन्होंने यही अपना मिशन बनाया और उनके दिमाग में ये बात थी। बट अभी क्या होता है तो इंसान ही ना, एक पॉइंट के बाद उनको लगा कि लेट्स बिकम अ मंक। ना आसपास माँ बाप हैं, ना कोई ऐसे भाई बहन हैं, ना किसी से कोई मतलब है, तो ही वॉज ऑल अलोन। तो उनको लगा कि इससे अच्छा है कि मैं मंक बन जाता हूँ। एंड उन्होंने इनफैक्ट 4 साल वृंदावन में वो रहे हैं मंक, एज अ मंक। एंड उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन को दूसरों की सेवा में, गरीब बच्चों को की सेवा में, पढ़ाने में लगा देता हूँ। तो उन्होंने वही किया। अब वहाँ वो रहते थे, वो सबकी सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, शास्त्र सिखाना, उनको ये सब बहुत शक्ति देता था और शक्ति के साथ बहुत सुकून देता था। उन्होंने इसी दौरान भगवत गीता पढ़ी। भगवत गीता से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। कृष्ण जी ने जगह जगह पे श्लोक बोले हैं जहाँ पर अर्जुन बहुत डिप्रेस्ड है और गिव अप वाली सिचुएशन है, और उन्होंने ऐसे समझाया है कि अर्जुन दोबारा से उसी स्पिरिट के साथ खड़े हुए हैं। सो कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद को अर्जुन की तरह सुनने की कोशिश करते थे। एंड ही हैज़ लर्न सो मच फ्रॉम भगवत गीता, लाइक एक होपलेस एंड को एक एंडलेस होप कैसे बनाना है, एक ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू कैसे बनाना है, एंड क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। सो ही हैज़ लर्नड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फिलॉसफीज फ्रॉम भगवत गीता। अब इसमें उनका इतना इंटरेस्ट था कि इन्होंने आगे कॉरपोरेट्स में जाके, कॉलेजेस में जाके भगवत गीता पे लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिया। He was happy with his life and life was very smooth। एक दिन उनके गुरुदेव ने बोला कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए एंड सांसारिक जीवन जीना चाहिए। तो ही आस्क्ड कि व्हाई। उन्होंने बोला कि यहाँ पर आपकी सर्विसेज लिमिटेड है, आप कुछ लोगों तक को एजुकेट कर पा रहे हो। जब आप बाहर सबके बीच में रहोगे तो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाओगे। और उन्होंने यही बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ से निकले, और आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना पूरा रूल कर रहे हैं वो। बट गुरुदेव ने उनको एक चीज़ कही थी कि कुछ भी हो जाए भगवत गीता कभी छोड़ना मत, अपने साथ रखना, उन फिलॉसफीज़ को हमेशा याद रखना। और आज तक ही इज़ डूइंग द सेम। अब ये तो बात हुई कि वो वहाँ से बाहर निकल आए। अब बात करते हैं बाहर निकलने के बाद उनके क्या क्या स्ट्रगल्स रहे। एज वी ऑल नो नाउ दैट विवेक बिंद्रा जी 4 साल वृंदावन में रहकर आए थे। सो ही वॉज वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड उनको सारे डिज़ायर सेंसेस को कंट्रोल करना आ गया था। पहले वो साधना करते थे, मेडिटेट करते थे और फिर काम करते थे, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में कहा है कृष्ण ने कि पहले मेरा स्मरण करो और फिर कर्म करो। सो ही वॉज फॉलोइंग द सेम थिंग। वो सुबह उठ के वैसे ही प्रॉपर उनकी साधना, मेडिटेशन एंड देन उनका काम। उन्होंने काफ़ी टाइम तक लेक्चर्स लिए, काफ़ी टाइम तक। फिर कॉरपोरेट स्पीकर पे आ गए वो, काफ़ी अच्छा वो भी चलने लगा। लेकिन उनके एक इंटरव्यू में अगेन उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मैं यहाँ तक आया हूँ सिर्फ यहीं तक रहने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। सो ही प्लान्ड फॉर अ स्टार्टअप इन 2013 जिसका नाम था ग्लोबल एक्ट। अब जब आप स्टार्टअप प्लान करते हो तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कैपिटल, एक मैन पावर। कैपिटल भी इतना नहीं था और मैन पावर तो थी ही नहीं। अब इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था उनकी लाइफ में। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक रूम लिया, अच्छा सा तो नहीं बोलूँगी, बट या जस्ट अ सिंपल रूम लिया उन्होंने एंड इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया। अब इंटरव्यू के लिए जब लोग आते थे तो देखते थे कि कमरे में दे वर लुकिंग लाइक दिस, कि अच्छा एसी भी नहीं है,
पैनल भी नहीं है, ये अकेले हैं, एंड उनको समझ में आती थी ये बातें। एंड वो मोटिवेट भी करने की कोशिश करते थे कि हम देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएंगे एंड विल ग्रो टुगेदर, ये कंपनी बहुत आगे जाएगी। बट ह्यूमन नेचर, हमें जब तक साज सज्जा नहीं दिखती है, हमें जब तक भीड़ भाड़ नहीं दिखती है, तब तक हमें लगता है कि नो, मज़ा नहीं है यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो लोग चले जाते थे और मतलब निगोशिएट भी नहीं करते थे कि अच्छा आप सैलरी में कुछ निगोशिएशन हो जाए, दे जस्ट गो। अब वो परेशान हो गए और काफ़ी टाइम तक परेशान रहे कि ये जो मेरा सपना है ये कैसे पूरा होगा। उन्होंने क्या किया कि अपने आप को प्लान कर लिया, पूरा प्लान माइंड में, कि मेरे पास जो 20-25 लोग आएंगे वो ऐसे ही लोग आएंगे जिनके जो नौकरी एक पार्किंग लॉट की तरह ढूंढ रहे हों, और आएंगे 3-4-5 महीने जो भी होगा वो काम करेंगे, एंड जहाँ उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वो चले जाएंगे। तो ही वॉज ओके विद इट, क्योंकि विजुअल मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दिखाने के लिए होना चाहिए कि हमारे पास इतने लोग काम करते हैं। तो ही स्टार्टेड हायरिंग। अब इन्होंने जब 20-25 लोग ऐसे हायर कर लिए, अब इनको दिखा के वो अच्छे लोग लेकर आते थे जो उनकी टीम के लिए काम करें, जो उनके लिए काम करें, जो एक ड्रीम पे काम करें। एंड वहाँ पे उन्होंने एक सिचुएशन बताई कि वहाँ पे ऑफिस में वॉशरूम नहीं था, सो वॉशरूम में पब्लिक वॉशरूम जाना पड़ता था। सो ही गेव टाइम स्लॉट टू द एम्प्लॉयज़ कि आप लोग इस बीच में जाया करो। एंड जब वो जाते थे, जब उनका टाइम आता था, तो विवेक बिंद्रा हिमसेल्फ वो खुद जाते थे, वॉशरूम को धो कर आते थे, जस्ट बिकॉज कि उनके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी, पब्लिक वॉशरूम है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन का डर लगता है, एंड किसी पेटी रीज़न की वजह से कोई छोड़ के चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। पर ये भी इजी नहीं है, नोबडी डज दैट कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वॉशरूम साफ़ करना इज़ अ बिग डील, बट ही डिड दैट। तो वो जाते थे और वॉशरूम साफ़ कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैंने आज वॉशरूम साफ़ नहीं किया तो ये लोग चले जाएंगे, और ये लोग चले गए तो जो बड़ा सपना है, बड़ा सपना बड़ा सरल सा है कि सबको एजुकेट करना है एंड एक देश में एक इम्पैक्ट लाना है, जो चेंजेस लाने हैं, जो कि वो अब ला रहे हैं। बट उस टाइम पे वो बहुत चैलेंजिंग दिख रहा था उनको। सो ही डिड दैट ऑल्सो, विच इज़ नॉट ईजी एंड नोबडी डज दैट। कोई वॉशरूम नहीं साफ़ करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं, एंड पब्लिक वॉशरूम तो बिल्कुल भी नहीं। बट ही डिड दैट क्योंकि उनको आज वहाँ पहुँचना था जहाँ वो आज हैं। अब देखते हैं और कौन से चैलेंजेस थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मानना था कि उनका कंटेंट मेलबर्न, पेरिस, इन सब के लिए नहीं बना है। इनका कंटेंट भागलपुर के किसी गरीब बच्चे के लिए हो। और ये कंटेंट टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड्स, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सो ऑन। उनको इसी लेवल का कंटेंट बनाना था, और इसकी वजह से उनको एक अच्छी टीम चाहिए थी, क्योंकि ये अकेले करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से उन्होंने वॉशरूम भी साफ़ किया। इसी वजह से अभी उनका एक और इंसिडेंट बताती हूँ मैं। ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो एक उनका सिंपल सा सरल सा सपना था कि जो तकलीफ़ उन्होंने सही, जो एडमिशन नहीं ले पाए थे वो अपने सेकेंड सेशन के लिए, वो किसी और को मत फेस करना पड़े। एक बार क्या हुआ उनके, मतलब आप लोग को पता होगा कि घरों के ऊपर या वॉशरूम्स के ऊपर टंकी होती थी। एक बार टंकी ख़राब हो गई, टंकी से पानी लीक होने लगा, वो तुरंत नहीं बन पा रही थी। देयर वाज सम सर्कमस्टांसेस जिससे थोड़ा डिले हो गया था चीज़ों में। वो क्या करते थे, जैसे ही पानी ख़त्म होता था उनको पता चलता था अब एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, मैन पावर साथ में होगी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो वो थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते थे, और चेक करने के बाद जब उनको लगता था कि पानी ख़त्म होने वाला है, वो उन्होंने ऊपर 2 बाल्टियाँ रखी
और आप लोगों को पता होगा कि टंकी के छत के ऊपर टंकी और उसके ऊपर एक छोटी छत होती है जिसमें 4-5 टंकियाँ रखी रहती हैं। वहाँ से वो पानी निकाल के वो अपने वॉशरूम के ऊपर वाली टंकी पे डालते थे। इट वॉज़ नॉट ईजी, कोई नहीं करता है इतना, बट ये उन्होंने खुद भी प्रैक्टिस किया। और अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो वो लोगों को भी यही सजेशन देते हैं कि आपको कैसे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व रखना है, कैसे उनका ध्यान रखना है, क्योंकि जितना लॉयल आप उनके साथ होंगे तभी वो आपके साथ लॉयल होंगे। क्योंकि आदत होती है एम्प्लॉयज़ की, चाय पर गए तो दे आर गॉसिपिंग, भाई यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, भाई यहाँ पे तो पानी नहीं आता है। सो वो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए उन्होंने वॉशरूम साफ़ किया, उन्होंने पानी की टंकी से 2 बाल्टी इधर ट्रांसफ़र उधर ट्रांसफ़र, उन्होंने यहाँ तक चीज़ें की। बात यहाँ पे सिर्फ ख़त्म नहीं हुई, ये तो स्ट्रगल बचपन से ही उनका चला आ रहा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ। वो ये हुआ कि एक बार उनके 5-6 प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी बड़े बड़े, वो करते थे वैसे भी, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स थे। सो उसके लिए उन्होंने 100 लोगों को हायर किया, 100 लोगों की मैन पावर थी। अब 3 महीने से आउटस्टैंडिंग था पैसा। अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ ख़त्म हो गए एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था। कंपनीज़ में गॉसिप चालू हो गई थी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सो विवेक बिंद्रा का 7th जो डेट होती है मंथ की, वो उन्होंने फिक्स किया था सैलरीज़ के लिए। तो वो क्या करते थे कि 7th कोई भी आती थी, सो 23 जून की ये बात थी एंड 7 जुलाई को उनको पेमेंट देना था। तो गेस व्हाट ही डिड, वो कहते हैं कि कभी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं रोकनी चाहिए, कभी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी फालतू में काटनी नहीं चाहिए, फालतू में डिले नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ तो जेन्युइन प्रॉब्लम था। उसके बाद भी 7 जुलाई आई और उन्होंने पेमेंट किया। कैसे किया? उन्होंने अपना घर बेच दिया जो बहुत ही मेहनत से उन्होंने ख़रीदा था। स्ट्रगल हम उनका देख ही रहे हैं पिछला। सो क्या ये इजी था घर बेचना? लेकिन अगर वो घर नहीं बेचते, और ये बात उन्होंने एम्प्लॉयज़ को बताई नहीं, काफ़ी टाइम बाद पता चला। एंड इसी रीज़न उनकी जो लॉयल्टी है, जो उनका कमिटमेंट है, जो उनका डेडिकेशन है, ये सब देखते हुए भी जो एम्प्लॉयज़ उस टाइम पे उनके साथ थे वो आज भी उनके साथ हैं और टीम लीडर्स हैं वो बहुत अच्छे से दे आर टुगेदर इन द कंपनी। तो ये भी इजी नहीं है, घर बेच दिया, मतलब लोगों के कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स, मतलब हमें तो अपने रूम से प्यार हो जाता है, और उन्होंने घर बेच दिया सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी देने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है और सैलरी नहीं रोकनी है अगर बड़ा सपना पूरा करना है बड़ा सपना पर बड़ा सरल सा है। और ये बात 2016 की है। कंपनी में बहुत हड़कंप मच गया था, सबको समझ में आ रहा था कि कंपनी की हालत डगमगा रही है। कुछ लोगों ने खुद ही छोड़ दिया, कुछ लोगों को उन्होंने खुद थैंक यू बोल दिया और उनको सैलरी दी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिन आप लोग देख लो, और नोटिस पीरियड का भी उन्होंने पे किया इनफैक्ट। सो इट्स अ बिग डील, मतलब ये छोटी बात नहीं है, जबकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद भी डगमगाए नहीं कहीं वो। उन्होंने समझ लो अगर 100 की टीम थी तो सिर्फ 20 लोग रह गए थे, बट वो जुनून, वो जज्बा अभी भी था। एज ही वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो जज्बा और वो चीज़ तो कम नहीं हुई, भले ही कंपनी की हालत ख़राब हो गई हो।
उन्होंने फिर से अपना बाउंस बैक थ्योरी अपनाया एंड जो उनका भगवत गीता की तरफ इंक्लिनेशन था और जो वो ज्ञान था वो उन्होंने अर्जुन की तरह दोबारा उठे और दोबारा उतनी तगड़ी मेहनत करी 4 से 5 महीने कि कंपनी का टर्न अराउंड ला दिया। अब ही वॉज़ वेरी हैप्पी क्योंकि अगर कोई उनकी बैलेंस शीट चेक करता तो आपको साल में पूरे साल में फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि क्या हुआ, अगर उन्होंने 2 क्वार्टर ख़राब किए तो उन्होंने आने वाले अगले 2 क्वार्टर इतने बेहतरीन कर दिए 3 गुना ज़्यादा कि उससे फ़र्क नहीं पड़ा उनको। उनका मानना था कि क्षमता सब में होती है, पर क्या होता है जब मनुष्य सामने अंधेरा देखता है तो वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, उसे लगता है पता नहीं इस अंधेरे में आगे जाके वो कहाँ निकलेगा। बट डोंट पैनिक, इफ़ यू हैव अ सॉलिड प्लान यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ही बिलीव्स कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ही ऑल्सो बिलीव्स द मोर यू स्ट्रेच द मोर यू ग्रो। आपके सब कुछ आपके दिमाग में होता है, आप अपने दिमाग से जितना काम करवा सकते हो, आप जितना चाहते हो वो आपको उतना निकाल के देता है। एक उन्हीं की लाइफ का इंसिडेंट है, वो उनकी एक बार अचानक से तबीयत ख़राब हुई एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज मंडे को, और फ्राइडे को उनका एक इवेंट था, काफ़ी इवेंट बड़ा था एंड लगभग 250 लोग आने थे उसमें। तो उनको लगा एसिडिटी वगैरह है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, 1 आध दिन में छुट्टी मिल जाएगी या शाम में मिल जाएगी। बट ऐसा उनको लगा था, ऐसा था नहीं। उनकी तबीयत ख़राब थी और उनको एडमिट बोला गया कि अभी आपको रुकना पड़ेगा। बट स्टिल ही वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी फ्राइडे को इवेंट है, हो जाएगा। बट अचानक से उनकी थर्सडे को तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स ने उनको सीधा बोल दिया कि आप कहीं नहीं जा सकते। ही इवन आज कि मुझे जाना है, मेरा इवेंट है, दे डायरेक्टली डिनाइड कि नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू गो। तो ही वॉज क्वाइट ऑन थर्सडे। फ्राइडे मॉर्निंग को जो डॉक्टर उनको देख रहे थे उनको पर्सनली उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि आपको ये हॉस्पिटल, बिज़नेस वाले आदमी है तो शुरू से वैसे ही दिमाग लगाते थे। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि ये हॉस्पिटल है, इसको ग्रो करना है। ही सेड हाँ। बोले कि मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा और बहुत ऊंचे पे ले जाएंगे इस हॉस्पिटल को। तो डॉक्टर ने बोला ओके। तो बोलने लगे कि बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोले क्या? बोले मेरा 2 घंटे का इवेंट है, मैं जाऊंगा और जाकर आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। उस टाइम पे जबकि मैं ये बात बता रही हूँ तब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे उनको, लेकिन फिर भी ही वॉज लाइक कि नहीं जाना है। एंड डॉक्टर को किसी तरह उन्होंने कन्विंस किया एंड एम्बुलेंस से वो दिल्ली से गाज़ियाबाद गए। उनका वीगो वगैरह सब लगा हुआ था एंड उसी कंडीशन में उन्होंने अपना डिलीवर किया सेशन एंड सब ने बहुत अप्रिशिएट किया, सब कुछ बहुत अच्छे से उनका पूरा सेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और 2 घंटे बाद वो एम्बुलेंस से वापस आ गए। पर आई वाज सीइंग द लेवल ऑफ कमिटमेंट। उन्होंने बोला कि पैसा इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली पैसा सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, पर जो 250 लोग बाहर से आए हैं उनको सुनने के लिए, वो उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। एंड ये बहुत छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। एंड हम सबको जो भी बिज़नेस प्लान कर रहा है या जो भी अपने अंडर में लोगों को काम करवाते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का मानना था कि शुरुआत में सब आपको अकेले ही करना पड़ता है, शटर उठाने से लेके शटर गिराने तक। जैसे आप एक शॉप लेते हो तो आप सारा काम खुद ही करते हो, फिर कर्मचारी रखते हो, वैसे ही बिज़नेस में भी आपको खुद पहले सब कुछ करना पड़ता है। तो जब उन्होंने अपनी कंपनी, जब उन्होंने अपना स्टार्टअप किया तो टीम में ज़्यादा लोग तो थे नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और लोग आए भी तो कैसे आए और किस तरीके से उनको हायर किया गया, बट वो खुद ही सारा काम करते थे। उन्होंने बहुत सारी आईडीज़ बना ली थी, लाइक सेल्स की अलग बना ली थी, कंटेंट की अलग बना ली थी, मार्केटिंग की अलग, अकाउंट्स की अलग, फॉलोअप की अलग। तो अब मार्केट में जो दिखता है
वही बिकता है। सो कंपनीज दिखती थी कि वाओ कितनी बड़ी टीम है, सबके रिप्लाईज आ रहे हैं, एक साथ कितने सारे लोग बात कर रहे हैं, पर वो काम सिर्फ अकेले विवेक बिंद्रा जी करते थे। इससे उन्होंने खुद को भी बहुत एक्सप्लोर किया और उनको ये समझ में आया कि जब आप शुरुआत करते हो तो आप अकेले ही होते हो, धीरे धीरे लोग उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर कुछ, अब अगर आज की बात की जाए तो उनके 300 से ज़्यादा टीम मेंबर्स उनके पास हैं एंड उन्होंने अपनी टीम में और खुद में एक फ़िलॉसफी एकदम रूह में सेट कर दी थी कि NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर। अब क्या नया और अब इससे क्या बेहतर, क्योंकि आज जहाँ भी वो हैं वो उनके अकेले की बस की बात नहीं थी। और वो हर बार ये चीज़ बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यूजुअली लोग सारा क्रेडिट लेने का ही सोचते हैं, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट। ही ऑलवेज सेज कि ये मुझसे अकेले नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपने टीम मेंबर्स, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उन्होंने एक लीडरशिप फनल स्टार्ट किया था। अब वो कोर्स 6 महीने का था जिसकी फीस थी 1.25 लाख रुपए। पर उन्होंने देखा कि वो लोग तो बेनिफिट हो ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग तो इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं जिनके लिए ये कोर्स है, क्योंकि कोर्स काफ़ी महंगा था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे कि भागलपुर का गरीब बच्चा, जो उनका सरल सा सपना था, तो उन्होंने क्या किया कि 750 रुपये स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस रखी और 1500 रुपये एक बिजनेसमैन के लिए रखा। अब मतलब आप देख सकते हो कि 1.25 लाख से 750 और 1500, तो अब फ़ायदा क्या हुआ उनको? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनको गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल चुका है, तो ऐसे ही तो नहीं मिला होगा। जब 1.25 लाख की फ़ीस थी तब इतने लोग आते थे। अभी जब 750 और 1500 का हो गया तो भाई कोई काउंट ही नहीं है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को लगता था कि कॉरपोरेट के लिए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ट्रेनर्स हैं, बट सब्ज़ी वाला, जूस वाला, छोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, इनके लिए कोई नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राइजेज़ इतने कम कर दिए, क्योंकि जो उनका सपना था, जो उनकी पीड़ा थी कि वो कोर्स नहीं कर पाए लंदन से क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो वो चाहते थे कि वो जो भागलपुर का गरीब बच्चा है उसको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़े। एंड विवेक बिंद्रा जी बहुत ही सिंपल एंड डिसेंट पर्सनालिटी हैं। पैसा होगा उनके पास, आई एम श्योर, लेकिन अगर अभी की बात करें तो भी ही इज़ वेरी सिंपल। वही एक तरीके का कपड़ा पहनना, कुर्ता पजामा, एंड वो बहुत ज़्यादा उनमें नेशनैलिटी है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। और उनका हमेशा ये मानना था, इनिशियली पहले वो इंग्लिश में अपनी वीडियोस बनाते थे, बट फिर ऑल ऑफ सडन ही रियलाइज़ कि नहीं, इंडिया, भागलपुर, बच्चा, गरीब, सो ही स्टार्टेड मेकिंग हिज वीडियो इन पूरा हिंदी कंटेंट रहता है उनका। एंड ही बिलीव्स कि हर किसी की लाइफ है, किसी ना किसी को एक दिन जाना ही है, हर किसी को जाना है। सो ही वॉन्टेड कि जब वो यहाँ से जाएं तो उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करा हो, लोग उनको हमेशा याद रखें। तो ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज गोल, जो सरल सा सपना था। बट फिर एट द सेम टाइम वो ये बात भी बोलते थे कि ये उनके लिए अकेले मुमकिन नहीं था। जो आज उनकी टीम है, अगर वो साथ नहीं होती तो नहीं हो पाता। एंड उनका एक चीज़ और बहुत स्ट्रॉन्ग था कि अगर अभी बात करें उनकी प्रोफाइल की, तो चीफ क्लैरिटी मैनेजर हैं। वो सिर्फ अपनी टीम को क्लैरिटी देते हैं और मोटिवेट करते हैं, एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। अब उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को ही शेयर होल्डर्स बना दिया है, छोटे छोटे ई शॉप्स दे दिए हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक कॉरपोरेट में अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना और कंपनी में उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई समस्या ना हो, कहीं से वो कहीं उनका डगमगाए नहीं कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो उन्होंने शेयर होल्डर्स बना दिए। अब जब इंसान को लगता है ना कि ये तो मेरा काम है,
मेरी कंपनी है, मेरा इसमें शेयर है, तो वो काम और डेडिकेशन के साथ करता है। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी थी कि आप गलती करो। ही वॉज ओके विद मेकिंग मिस्टेक। भाई इंसान है, गलतियाँ तो होंगी, गलतियाँ करो, लेकिन हर बार नई गलती करना, पुरानी गलती रिपीट मत करना। मिस्टेक इज़ ओके, बट रिपीटिंग मिस्टेक्स इज़ नॉट ओके। सो अब जब इंसान को पता है कि मेरी कंपनी है भाई, डिसीजन भी मेरा है, तो काम ऑटोमेटिकली दुगना हो जाता है। एंड हर किसी के अंदर ये वाली भी फीलिंग नहीं होती है कि शेयर होल्डर बना देते हैं। सो अगेन इट्स अ बिग डील। विवेक बिंद्रा जी की टीम को कोई छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसे बॉस कहाँ मिलते हैं जो आपको शेयर होल्डर भी बना दें, ई शॉप्स भी दे दें, आपको फ्रीडम भी दे दें। तो अब भाई डिसीजन आपका, कंपनी आपकी, आप तो वैसे भी जान डाल देंगे। एंड जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी ग्रोथ होगी, उनकी अब एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉय के घर में खुशहाली आएगी, तो ही और शी विल बी सेटिस्फाइड देयर। एंड विवेक बिंद्रा जी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे कि पहले अचार फिर प्रचार। अब पहले अचार और फिर प्रचार का क्या मतलब है कि आप पहले खुद में हैबिट्स डालो, फिर आप किसी को कुछ कहने के लायक थोड़ा बहुत बचते हो। तो अगर उनके एम्प्लॉयज़ रात में 2 बजे भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि वो अपने घर पर सो रहे हों। वो बराबर उनके साथ बैठते हैं, और अगर उनका ऑफिस 12 बजे भी देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे तीसरी शिफ्ट चल रही है, लोग इतने फ्रेश होते हैं। बल्कि नहीं, वही लोग सुबह से बैठे होते हैं 10 बजे से। उनके यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उनके यहाँ वर्क इज़ लाइफ है। और ये फिलॉसफी वो सब के सब फॉलो करते हैं। एंड एनएनबी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं उनके यूट्यूब की। उन्होंने जब अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया तो एक बार ना उनके एम्प्लॉयज़ उनका बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो खुद की वीडियो बना बना के डाल रहे हैं विवेक बिंद्रा। फिर एक दिन उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया कि इधर आओ, देखो आज मेरा वीडियो ना 4 लोगों ने देखा। तो दे एम्प्लॉय सेट कि सर आपने खुद ही ये 4 बार देख लिया है, इसीलिए 4 व्यूज़ दिखा रहा है। तो ही स्टार्टेड विद दिस 4 व्यूज़ एंड आज की डेट में उनके 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ही इज़ रूलिंग, मतलब एजुकेशन, it is actually really tough to compete with the entertainment industry. And if we see, तो आज एजुकेशन का चैनल होने के बावजूद उनका इतना ग्रो कर गया है चैनल। एंड उनका पॉइंट ये था कि वो वीडियोस कोई कंटेंट नहीं बनाते थे, उनका कोई कंटेंट लेकर आता था, ही यूज्ड टू रिजेक्ट, ही यूज्ड टू से कि पहले प्रॉब्लम लाओ फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। अब उनका एक फिलॉसफी था कि WCBI, what went well, what went wrong, what could be improved। वो पूरा उनका एक, जब कमेंट सेक्शन पढ़ते थे तो नीचे प्रॉब्लम्स होती थी, फिर वो बैठ के पूरा सेटअप होता था। दे यूज टू डिस्कस अपने कस्टमर से, अपने मार्केटिंग टीम एक्सपर्ट से, सब बैठ के डिस्कशन करते थे। उसके बाद उसका प्रोडक्ट तैयार किया जाता था, कंटेंट तैयार किया जाता था एंड तब बनाया जाता था। तो अगर किसी ने वो वीडियो देखी और उसको हेल्प हुआ तो कस्टमर दोबारा से वापस ज़रूर आता है। तो इस तरीके से उन्होंने 4 व्यूज़ से, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट किया था, और आज 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो ऑब्वियसली अब इसमें भी आप देख लो कि जर्नी कैसी ही थी। 4 व्यूज़ कुछ होते हैं? कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि अगर किसी में कुछ करने का लाइफ में जज्बा है और आप उतना जुनून रखते हो तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। बस क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो नीयत है ना वो थोड़ी साफ़ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ है, इंटेंशंस क्लियर हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सिर्फ सोचना नहीं है, टेक एक्शन नाउ, डोंट एनालाइज द सिचुएशन। आपको सिचुएशन को एनालाइज नहीं करना है, आपको कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है कल के लिए। सी विवेक बिंद्रा की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रही है, इफ़ वी सी फ्रॉम बिगिनिंग।
बचपन में माँ बाप नहीं रहे, कैसे पढ़ाई करी डिक्शनरी फुटपाथ पे बेच के, फिर 4 साल वो मंक रहे, कैसे उन्होंने अपना वॉशरूम साफ़ किया लोगों के लिए, कैसे उन्होंने टंकी से पानी डाला, कैसे वीगो लगा के उन्होंने सेशन दिए, घर बेच दिया, एम्प्लॉयज़ को कैसे उन्होंने रिटेन किया। तो इट वॉज़न्ट ईजी। विवेक बिंद्रा हम जैसे मतलब हम तो बहुत ही बेटर सिचुएशन में है शायद, और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और आज वो कहाँ पहुँच गए। तो वो हम जैसे कई सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो हमें इंस्पायर करते हैं, एंड ही इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उनकी वीडियोस देख के पता है लोग रोता हुआ आदमी हंस देता है। एक इंसिडेंट है, एंड इट्स अ एक्चुअल फैक्ट, कि एक इंसान सुबह 4 बजे के आसपास वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, एंड ही वाज अबाउट टू सुसाइड। और वो वीडियोस देख रहे थे, कहीं विवेक बिंद्रा जी की उनकी वीडियो दिख गई होगी। ही फेल्ट मोटिवेटेड एंड ही डिसाइडेड नॉट टू सुसाइड। एंड ये एक ऑब्वियसली खुशी तो सबको मिलती होगी, बट एक जब आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। आई होप कि इनकी कहानी से थोड़ी सी प्रेरणा आप सब ने ली होगी, एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा ली। एंड मैं अपना स्टार्टअप जब भी करूँगी और जो भी कर रही हूँ, सो डेफिनेटली इनकी राय लेती हूँ और इनकी राय लेती चली जाऊँगी। प्लीज़ इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड देखें कि जो मैंने कहा है वो सब सच है। आप उनकी बातों को अगर आप अपने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यू श्योरली गोना रूल द वर्ल्ड माय फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you can, and keep loving. Thank you. Namaste.